रियासत ये चाहता है कि बलूच यकजहती कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है इसको ख़त्म किया जाए। बलूच यकजहती कमेटी हो या मुज़ाहमत करने वाला कोई भी शख्स हो, वो हमेशा से पुरअमन करेगा। वो सिर्फ एक तस्वीर की सूरत में आपको बताएगा कि वी वांट जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम। फ्रंटलाइन विद सनाउल्लाह खान एक दफ़ा फिर शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ पर जो बलोच यकजहती कमेटी पिछले 44 दिनों से यहाँ पर सराफा एहतजाज है। माजी में हम देख चुके हैं कि 2 महीने इन्होंने एहतजाज किया था यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने, और फिर बदकिस्मती से कि कुछ लोगों की वजह से और फिर एक पैगाम लेके मारंग बलोच यहाँ से रुखसत हुई थी बलोचिस्तान। आज एक दफ़ा फिर लेकिन मुख्तलिफ मुतालबात के साथ बलोच यकजहती कमेटी जो सिमी दिन बलोच है उनके बाकी जो साथी है उनके साथ इस्लामाबाद के बिल्कुल मेन प्रेस क्लब के सामने बैठी हुई है, और इनके मुतालबात जो है वो क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन माजी में हम देख चुके हैं कि महज़ेब जो है वो 2 महीने जो एहतजाज थी उसमें भी वो यहाँ पर बैठी रही, और जो एहतजाज था उस दौरान जो इनके ऊपर तशद्दुद किया गया वो भी हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने साथ, और इस दफ़ा जो क्या चैलेंजेस इन्होंने देखे इनसे कोशिश करेंगे कि तफसीली बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये जो दोबारा 44 दिन का सफ़र है, क्यों, किन वजूहात पे आप यहाँ पर आए बैठे हैं, और 44 दिन को क्यों आप लोगों ने फ़ैसला किया कि यहाँ पर बैठना है और यहाँ पर बैठने से आपके मसले का हल हो सकता है? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आपने जैसे ज़िक्र किया कि पिछले साल भी हम 2 महीने यहाँ बैठ के वापस हम बलूचिस्तान की तरफ लौटे। हमारे साथ उस वक़्त क्या हुआ, हर आए दिन हमें हरासा करने की कोशिश करते थे, हमें 2 दिन लॉकअप में बंद किया, किस तरह हमारे साथ वहाँ सलूक किया, हमें ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया, हमें जिस्मानी हवाले से तशद्दुद किया। देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि रियासत हमारे लोगों को जबरी गुमशुदगी का शिकार बना के उसके बाद ख़ुद को गूंगा बहरा बना देता है। वो फिर इस मसले के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता कि बलूच को मैंने किस जिंदान में कैद किया है और क्यों किया है, किस थ्रू पे किया है, उनका वजह क्या है, बुनियादी उनका जो हक है मैंने उनको क्यों छीना है। मगर फिर भी आप देखें, हमारी जो लीडरशिप है, डॉक्टर मारंग बलूच जो हमारी इस तहरीक का सरबराह है, जो इस बलूच कौम का राजी राशोन है जिसको हम बलूची में कहते हैं, उनको जो है 3 MPO के केसेस के थ्रू पिछले 5 महीनों से वो हो या हमारे दीगर जो मरकज़ी साथी हो, उनको जो है अपने तहवील में रख कर तशद्दुद करते हैं और उन्हें यही बताते हैं कि आप इस तहरीक को ख़त्म करें। ये तहरीक उन लोगों के लिए बनाएं जिन लोगों के ऊपर सालों साल जो है ज़िंदानों में अज़ियतें सह रहे हैं, या तो वो इस रियासत के हाथों से जो है अपनी ज़िंदगियाँ खो चुके हैं। मगर रियासत ये चाहता है कि बलूच यकजहती कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है इसको ख़त्म किया जाए। मगर आज भी बलूच यकजहती कमेटी उसी तरह बलूचिस्तान भर में मुजाहरे कर रहे हैं। बलूचिस्तान भर में जो लोगों को लापता किया जाता है उनके लिए आवाज़ उठाई है बलूच यकजहती कमेटी ने, और आज तक हम उसी तरह पुरअमन है। पिछले 44 दिनों से हम इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठकर रियासत को बता रहे हैं कि हम आपकी सरजमीन में बैठते हुए अपने लोगों की बाहिफाजत रिहाई मांगते हैं। डॉक्टर मारंग बलूच हो, हमारी दीगर साथी हो, हमेशा से उन्होंने पुरअमन तहरीक चलाई है, उन्होंने हमेशा से पुरअमन डिमांडें रखी है। मगर रियासत झूठी FIRs के ऊपर, झूठे मुकदमे पे हमारे जो लीडर्स को कैद करके रखा है, उनके पास सबूत नहीं है, वो पेश नहीं कर सकते, वो अदालतों में आते हैं बगैर सबूत के वो वहाँ पे पेश हो जाते हैं। मगर रियासत एक दफ़ा भी नहीं कहता कि फ़िलहाल प्रोटेस्ट में ये है आपकी वीडियो, यहाँ आप पथराव कर रहे हैं। मतलब रियासत इतना नाकाम हो चुका है कि वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। जो जिस मुल्क को झूठ से जो है आज़ादी मिली है, फिर वो मुल्क क्या मुल्क संभालेगा। अच्छा, ये बताएं कि 44 दिन हो गए, 44 दिन में रियासती नुमाइंदा, कोई इदारा, कोई हुकूमती अहदेदार अभी तक कोई आया है आपके पास कि आपके मुतालबात क्या है, कोई पुरअमन रास्ता क्या है, किसी ने बात की है? नहीं, देखिए, पिछले 44 दिनों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए, हमें सुने, हमारी बातें सुने, हमारे मुतालबात सुने, हम क्यों बैठे हैं, हमारे डिमांड्स ले जाएं। लेकिन इनकी औकात ही नहीं है हमें सुनने की, क्योंकि ये इस चीज़ को मजाक बना रहे हैं ना। मिसिंग पर्सनस का वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। सरफराज बुगटी तो ख़ुद कहते हैं मिसिंग पर्सनस तो मुझे ड्रामा लगता है। ये जो 80 साल बूढ़ी माँ ये बैठे हुए ये ड्रामे कर रहे हैं। ठीक है,
वो ड्रामे कर रहे हैं, आप ड्रामे ना करें. आप सामने आ जाए, आप अदालतों में आए, आप कोर्ट में आए, आप कचहरी में आए, आप बता दें, आप हमारे ड्रामा करने का जो है सबूत दिखा दें, तब दुनिया भर देखें. माजी में ये सरफराज बुगटी खुद मिसिंग हुआ था, क्या उसके ऊपर वो बात नहीं करते? जी नहीं, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन्स के बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट जारी रखी थी और मुझे बाय फेस उन्होंने ये बात बताई थी कि तुम लोगों के लोग तो घरों से भाग जाते हैं. फिर लापता होने के लिए या इस दर्द को समझने के लिए आपको लापता होना चाहिए. आप लापता भी हो चुके हैं, आपने ये दर्द देखा भी है, मगर क्यों आप इन बूढ़े माओं को कहते हैं कि ये फ्रॉड करते हैं. और यहाँ के जो लोग हैं वो यही बोलते हैं कि आप लोग बलूचिस्तान से यहाँ क्यों आते हैं इंसाफ मांगने के लिए, जबकि बलूचिस्तान में हमें रोडों पर निकलने के लिए जो है लाशें उठानी पड़ती है. अब लास्ट टाइम जब डॉक्टर मारंग बलूच को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उसी दिन ही हमारे 3 मुजाहिरीन को जो है फायरिंग के दरमियान शहीद कर देते हैं. और उन्हीं लाशों को लेकर डॉक्टर मारंग बलूच या हमारी दीगर साथियाँ बैठते हैं तो वहाँ पर भी लाशों को चोरी कर देते हैं वो लोग. अच्छा, अहम सवाल यह है कि जब 2 महीने आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ आए थे और हमने ये भी देखा था कि यहाँ के मुकामी लोग बढ़ चढ़ कोशिश करते थे कि आप लोगों को कंबल प्रोवाइड करे, खाने पीने की चीज़ें ला के दे दे, बाकी चीज़ें वो आपको ला के दे देते. इस दफ़ा में वो हलचल नज़र नहीं आ रहा, न लोकल्स नज़र आ रहे हैं, न आपके यहाँ पर जो एहतजाज है धरना है इसमें ज़्यादा लोग नहीं है. वजह क्या है? देखिए, हमारा मेन मकसद यही है कि अपना फरियाद सुनाना. जी बिल्कुल, हमें पिछली दफ़ा भी लोगों ने सपोर्ट किया, इस दफ़ा भी काफ़ी लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है, मगर अगर हक के लिए बात करने वाला सिर्फ एक शख्स निकलता है, उसके पीछे 2 लोग भी होना वो काफ़ी है. क्योंकि आप देखें, रियासत ने एक मुल्क संभाला है, रियासत को रियासत का नाम दिया है, उसके हाथ में, उसके अंडर में फ़ौज है, हुकूमतें हैं, एक तबका उसके साथ है, मगर वही शख्स अपने मुल्क के काम को छोड़ के, अपने मुल्क के कार्रवाइयों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मारंग के ऊपर अटेंशन लेता है. क्यों? क्योंकि उसको खौफ है, उसको डर है. एक मारंग 20 लोगों के साथ और एक रियासत एक मुल्क को लेकर खड़े हो सकता है. तो देखें, ये डर नहीं है, एक औरत से डरना. और हमने रियासत को 12 बताया है कि मारंग हमारी रेड लाइन है, मारंग को क्रॉस ना करें. आज आपने मारंग को लापता किया है, मारंग को गिरफ्तार किया है, मारंग को जिंदाना में कैद किया, उसका कौम निकलेगा, आपसे जवाब करेगा, सवाल करेगा आपसे, आपको बताएगा कि हमने बताई थी कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी आपने. आप अगर खुद को कहते हैं कि एक आज़ाद मुल्क है तो आप अपना मुल्क संभालें, आप अपने लोग संभालें, आप अपने कानून संभालें, आप बलूच का हक दे दें. वही हक जिस हक के लिए बलूच ने जिंदाने काटे, बलूच ने लाशें उठाएं, हमने वही हक मांगी. और वो हक सिर्फ ये है कि हमें पुरअमन सी ज़िंदगी दी जाए. आपके मुताबिक कि मारंग बलोच से यही मुतालबा किया जा रहा है कि बलोच यकजहती कमेटी को तहलील करे, ख़त्म करे, लेकिन एक बयानिया ये भी है जो रियासती बयानिया कह सकते हैं या प्रोपेगंडा कह सकते हैं मुबैना तौर पे कि जो बलोच यकजहती कमेटी है इनको बैरूनी फंडिंग हो रही है. इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो बलूच यकजहती कमेटी के जो लोग हैं, मेंबर हैं, या आप देखिए, बलूच यकजहती कमेटी ने हमेशा ग्राउंड में काम किया है, हमेशा बलूच यकजहती कमेटी ने पुरअमन काम किया है. क्योंकि इस चीज़ का सबूत हर घर से निकला वो हर बच्चा देता है. क्योंकि हमारे पास सबूत है, हमने हमेशा मजलूम के लिए आवाज़ उठाई है, वो मजलूम बलूच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखी हो. हमने 12 बताया है कि बलूच यकजहती कमेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है. ये जो है हमें बैरूनी मुल्क की प्रॉक्सी कहते हैं, या हमें जो है दहशतगर्द कहते हैं, हमें फ्रॉड कहते हैं. हम कहते हैं कि हमारे इन चीज़ों को सबूत आप पेश करें ना. आपके पास सबूत नहीं है, आप बग़ैर सबूत के कैसे इन चीज़ों को आप वाज़े करते हैं. आपके पास जिस चीज़ का सबूत है आप उनको अदालत में पेश करें. अगर हम इस रियासत के सामने दहशतगर्द थे तो हमें जो है कानूनी कार्रवाई के तहत हमें गिरफ्तार करें या हमें वो फांसी दे दे. मगर हमने हमेशा, हमारे हाथों में तस्वीरें हुए हैं,
اب بھی جب ہم یہاں جو ہے پریس کلب کی جانب جا رہے تھے، ہمارے ایک ہاتھ میں تصویر تھی، دوسرا ہاتھ ہمارا اوپر تھا. ہم اس چیز سے یہ چیز واضح کرنا چاہتے تھے کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم مظلوم ہیں، اور آپ اس طرف سے جو وار کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس بندوق ہے، آپ کے پاس ڈنڈے ہیں، آپ گولیاں مارتے ہیں، آپ شیلنگ کرتے ہیں. یہ چیز دنیا بھر دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، کہ آپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. خواتین فیصلوں میں آزاد ہیں. یہاں پر 44 دن سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ جو دو راستے ہیں بلوچستان میں، دو طبقے، ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، دوسرا طبقہ یہ کہ انہوں نے پہاڑوں کا راستہ اپنایا ہے. آپ لوگ یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کیا کہ آپ لوگ پہاڑوں کا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیے، ہمیں یہاں بیٹھے اس مزاحمت کے اوپر بھی ہمیں دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. اس طرح کے کافی لوگ ہوئے ہیں جن کو جو ہے زندگی مشکل اور موت آسان لگی ہے. مگر دیکھیں، اگر ہماری نوجوانوں کو ہمیں مجبور کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہمارا جو آپشن، لاسٹ آپشن ہے، وہ روڈ ہے. جب ہم روڈوں پر نکلتے ہیں، یہاں ہمیں لاشیں ملتی ہیں. تو اس کے بعد جب نوجوان یہاں سے بیزار ہو کر وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ مجبور کرتے ہیں انہیں. آپ جو ہمارے تعلیم یافتہ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں، گھروں میں، اسکولز میں، محلوں میں، گلیوں میں، تو وہ ظاہر سے بات ہے وہ چلے جائیں گے، ان کے پاس اور آپشن ہی نہیں رہتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ دو مطالبات ہیں. ماضی میں ہم نے ایک مطالبے کو، آپ برسوں سے آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، بات آپ لوگوں کو سنیں. اب جو مطالبہ ہے دوسرا، وہ مارنگ بلوچ اور سیاسی قیادت کی رہائی کا مطالبہ ہے. اگر یہ دونوں مطالبات پہ بات نہیں ہوتے، سیاسی قیادت آپ کے پاس نہیں آ رہی، ریاستی اداروں کے بندے نہیں آ رہے، تو آخری لائے عمل کیا ہوگا؟ اگر ریاست ہماری ان ڈیمانڈز کو پوری نہیں کرے گا، سب سے پہلی بات تو ہم سخت اسٹیپ اٹھائیں گے. اگر ریاست بولے گا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو میں بند کروں گا، اس سے بلوچستان میں ہونے والے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو قومی طاقت ہے. سخت سٹیپ کیا ہے؟ سخت اسٹیپ یہی ہوگا، ہم یہاں بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، یا تو ہم ڈی چوک پر جائیں گے، یا ہم ریڈ زون پر جائیں گے. اگر اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا تو ہم بلوچستان میں جائیں گے، پھر ہم قومی طاقت مطلب وہ بھی سخت سٹیپ بھی پرامن راستہ ہے؟ بالکل. بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو یا مزاحمت کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، وہ ہمیشہ سے پرامن کرے گا. وہ صرف ایک تصویر کی صورت میں آپ کو بتائے گا کہ وی وانٹ جسٹس، ایک تصویر کی صورت میں بس. ہمارا ہتھیار ہماری تصویریں، ہماری طاقت ہماری تصویریں، ہمارے لوگ، ہمارے گمشدہ افراد ہیں. بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مازیب، جو پچھلے کئی سالوں سے، ہم 3-4 سال سے اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف احتجاجز میں یہ شرکت کرتی آئی ہے، اور کراچی میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ لیڈنگ پوزیشن پہ یہ بیٹھی ہوتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جو بلوچستان میں فسطائیت ہے، جو اس وقت شورش ہے، اس حوالے سے اپنے حد تک جو ہے یہ آواز اٹھا رہی ہے. ان کے مطابق ہماری جو جدوجہد ہے وہ پرامن ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. جو ان کی سیاسی قیادت ہے، ان کی رہائی کو لے کے یہ اس وقت 44 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ ریاستی نمائندوں سے یا حکومتی نمائندوں سے بات کرے، لیکن تاحال کوئی سنجیدہ جو بات کرنے والا ہے وہ یہاں پر ان کے دھرنے میں ابھی تک نہیں آیا. ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ریاست ہمارے مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیتی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ڈی چوک تک جائیں گے، اس سے آگے پارلیمنٹ تک جائیں گے، لیکن راستہ اختیار کریں گے پرامن. اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.